हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आरटी एक्ट 2009 टॉपिक। ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ये क्या है इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जिनका सब्जेक्टिव मोड का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो। ठीक है, जिनका रिटन एग्ज़ाम होगा तो इसमें मैंने सारे ज़्यादा डिटेल में नहीं किया है इसे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हमने शेयर किए हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से है कि आंसर किस तरह से लिखना है, बिल्कुल एज इट इज़ ये बना हुआ है। ठीक है, और आपको हेडिंग वाइज मिलेगा ये, तो ये इंपॉर्टेंट है बीएड के लिए। और जो सीटेट कर रहे हैं आगे चल के आपको सीटेट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें क्या है, सीटेट में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। तो क्या है आरटीई एक्ट 2009, अब हम डिस्कस के बारे में। वास्तव में संविधान में एक संवैधानिक शिक्षा जो एक संवैधानिक अधिकार था। पहले क्या था, ये शिक्षा हमारा क्या था, एक संवैधानिक अधिकार था। उसे अब मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या किया गया उसे, क्या किया गया था, इसके तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया था, दर्जा प्राप्त हो। भारत के संविधान की शुरुआत में शिक्षा का अधिकार क्या था, अनुच्छेद 41 में था। स्टार्टिंग में क्या था, ये अनुच्छेद 41 में था। राज्य के नीति निर्देशक तहत के सिद्धांत मान्यता दी गई थी इसे, जिसके अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता, विकास की सीमाओं के भीतर शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता करने के लिए काम करते थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए उनकी आर्थिक क्षमता कितनी है, विकास किस तरह से हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो शिक्षा प्रोवाइड करते थे पहले। इस क्या है, आरटी एक्ट 2009 से पहले बेरोजगारी कैसी है, तो इन सब के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती थी। तो क्या है, उस तरह से पहले शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं था, इतनी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन नहीं थी। शिक्षा के अधिकार से तात्पर्य शिक्षा को एक अधिकार के रूप प्रदान करना है। अधिकार मतलब क्या है, राइट। जैसे हमें जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, हमें साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, हमारी लाइफ के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। ठीक है, जीवन का खतरा होने पर हम क्या है, कानून से मदद ले सकते हैं। उस तरह से क्या है, शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है। अगर हमें शिक्षा नहीं देती है कोई भी संस्थान है या स्कूल है, हमारी शिक्षा का हनन किया जाता है अधिकार का, तो हम क्या है, कानून से अपनी सहायता ले सकते हैं। सरकार ने भारत में शिक्षा को अधिक प्रभावी रूप देने के लिए क्या किया, अधिक प्रभावी रूप देने के लिए अलग अलग कदम उठाए। इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए तथा शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए क्या किया, इसमें शिक्षा के विकास के लिए, और शिक्षा क्या होनी चाहिए, सर्वसुलभ की, सबके लिए है वो, और सब इसे प्राप्त कर सके, लिए क्या किया गया था इसे 2002 में। कब, 2002 में संविधान में, क्या 2002 में संविधान में 86वें संशोधन किसके तहत हुआ था, 86 संशोधन। तो आप ये सारे पॉइंट, सब्जेक्टिव बोर्ड का एग्जाम है तो आप सही सारे पॉइंट लिखेंगे ना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जब आप एग्जाम लिखते हैं तो मेन पॉइंट्स पे अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। इससे क्या है, टीचर का उस पर क्या है, नोटिस करता है। अब वो क्या है, टीचर प्रोफेसर जो है एग्जामिनर, वो समझता है कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से याद किया, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि ये अनुच्छेद 41 है, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। जरूरी नहीं अब अलग से पेन से, कलरफुल पेन से करें, आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं उसी से अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, तो टीचर उस पर क्या है, नोटिस करता है उसे। 2002 में इन सब पॉइंट्स को आप इस तरह से लिखेंगे ना तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो इसे क्या है, 2002 में संविधान के 86वें संशोधन में अधिनियम भाग 3 में एक नई धारा 21A जोड़ी गई। ठीक है, 86 संशोधन किया गया, उसमें क्या है, भाग 3 किया गया, और उसमें क्या है, नई धारा जोड़ी गई। संशोधन में नई धारा क्या जोड़ी गई, 21A जोड़ी गई। इस धारा के अधीन निम्न प्रावधान किए गए। ये धारा जोड़ के इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या रूल्स लागू किए गए, वो आगे इसमें बताया है। प्राथमिक शिक्षा अब सबका क्या है, मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के लिए क्या है, अब आयु वर्ग के लिए सभी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनिवार्य मतलब कि जरूरी है, शिक्षा हर किसी को मिलनी चाहिए। शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है, यह एक कानून से एक कानून बना दिया गया कि इसका क्या है, कोई भी उल्लंघन नहीं करेगा। इसे एक संकल्प के रूप में अवश्य ही लागू किया जाएगा। जो हमारा संकल्प ले लेते हैं कि हमें ये करना है तो करना है, तो इस तरह से क्या है कि सबको शिक्षा का अधिकार मिलना ही चाहिए। कोई भी बच्चा एक पर्टिकुलर, चाहे वो गरीब सा परिवार से हो, पिछड़े परिवार से हो, आदिवासी हो,
कुछ भी हो, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए और कोई भी इसमें बाधा नहीं बनेगा। जो इसमें बाधा डालेगा उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। ठीक। भारत में प्रत्येक राज्य की अलग संरचना व वातावरण होने के कारण राज्य अपने अनुरूप इसे लागू कर सकता है, कि जो राज्य के पास उनके अलग संसाधन है, अलग तरह का वातावरण है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, लागू करेगा जिस तरह से उनको पास सुविधाएं हैं। शिक्षा के अधिकार को उचित रूप प्रदान करने के लिए सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन, मिड डे मील भोजन योजना प्रारंभ की। ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं गरीब परिवार से आते हैं, जो भोजन जिनके यहाँ सही से उपलब्ध नहीं होता, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो उनको कमजोरी ना हो, कुपोषण का शिकार ना हो, तो उनको भोजन उपलब्ध कराया गया, ताकि बच्चे का स्वास्थ्य में शारीरिक मानसिक स्वस्थ होगा, तभी बच्चे से ऐसा अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकता, तभी उसे शारीरिक मानसिक विकास के लिए उसे भोजन उपलब्ध कराया गया। विद्यार्थियों को विद्यालयों में निःशुल्क भोजन, निःशुल्क होना चाहिए, ठीक है, कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, साथ साथ निःशुल्क पुस्तकें, ठीक, पुस्तकें बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, उपलब्ध कराई जाएँ। तो ये सारी सुविधाएं लागू की गई थी। इससे गरीब परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने में समस्याएं नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो मैं आपको बता दिया समस्याएं नहीं होती होंगी। तो इससे क्या है, गरीब फैमिलीज़ ने भी बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया इसके तहत। उनको लगा पेरेंट्स को कि हम अच्छे से फूड प्रोवाइड नहीं कर पाते, जो बच्चे को स्कूल नहीं भेजते थे, ठीक है, कि हम ड्रेसेस कहाँ से लाएंगे, बच्चों को बुक्स कैसे दिलाएंगे। तो सरकार ने ये योजना लागू की कि बच्चों को भोजन भी मिलेगा और जो है निःशुल्क पुस्तकें भी मिलेंगी। ठीक, तो इस तरह से क्या है, सभी बच्चे स्कूल जाना शुरू किए। शिक्षा का अधिकार प्राथमिक शिक्षा व सार्वभौमिकरण कार्यक्रम का एक भाग है। मतलब सार्वभौमिकरण, शिक्षा का सार्वभौमिकरण मतलब क्या है, कि सभी के लिए शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य, क्या हो गई, इम्पोर्टेंट हो गई सभी के लिए। नेक्स्ट में कहता है इसके उद्देश्य क्या क्या है, इसके एनपीई के। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, ठीक है, सबके लिए सुलभ हो, ये सब इसको अच्छे से ये प्राप्त कर सकें। इसका सार्वभौमिकरण करना, गरीब बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देकर शिक्षित करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, तो जिस तरह से इसमें देखो पॉइंट वाइज आंसर लिखा हुआ है, मैं ज़्यादातर पॉइंट वाइज आंसर है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे ना, पैराग्राफ ना देके, तो आपको अच्छे मार्क्स उठते हैं पॉइंट्स में। ठीक है, इस तरह से मेन हेडिंग डाल दीजिएगा कि कहाँ क्या उद्देश्य है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर, पॉइंट नंबर 3, देश में शिक्षा के स्तर को सुधारना। जो शिक्षा का स्तर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो उसमें अच्छे से उसके उस स्तर को ऊपर लेके जाना, गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा के प्रति रुचि को बढ़ाना, बच्चों में इंटरेस्ट करना, बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट डालना मत भूलिएगा। ठीक है, तो क्या है, उससे पहले क्या है, एनपीई 2 से पहले क्या है, लड़कियों को शिक्षा के लिए ज़्यादातर नहीं भेजा था, बहुत कम लड़कियों का अनुपात था शिक्षा में। तो सरकार ने क्या क्या इसमें लागू किया कि लड़कियों की शिक्षा पर अधिक से अधिक जोर देना है, पेरेंट्स को जागरूक करना है, समाज में जागरूकता फैलानी है कि लड़कियों को शिक्षा से वंचित ना किया जाए। बालिकाओं के विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। देश में 14 वर्ष तक सभी बच्चे को बुनियादी शिक्षा देना, कि 14 वर्ष तक के बच्चे को सबको बुनियादी शिक्षा मिलनी चाहिए, किसी के कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। इस विषय संविधान के तहत वैचारिक उपयुक्त कानून के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बाल श्रम कानून उठाया गया कि बच्चे क्या है, काम नहीं करेंगे। जो बच्चे क्या है, पहले बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, गरीब परिवार होता था, बच्चों को काम करवाता था ताकि बच्चों घर का खर्चा चल सके, तो बाल श्रम कानून के तहत इसको रोका गया। मध्याह्न भोजन की योजना चलाई गई। छात्रवृत्ति, बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी देने लगे, जिससे क्या है, पेरेंट्स स्कूल भेजने लगे, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, कुछ पैसे भी आएंगे। कुछ पेरेंट्स तो इसीलिए स्कूल भेजते थे। जैसे प्रयास के अधिकार में सहयोगी साबित हुए। तो ये सारे जो इन्होंने ये योजनाएं लागू की थी, ये सारी इसने क्या है, इसमें हेल्प की एनपीई को लागू करने में। विशेषताएं क्या है इसकी, भारत के 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका या नहीं जाएगा, निकाला भी नहीं जाएगा, या उसे बोर्ड परीक्षा पास करने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे 5th क्लास में पहले क्या होता था, बोर्ड होता था, तो बच्चे को क्या है, बोर्ड परीक्षा भी पास नहीं करने की ज़रूरत है। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है, ठीक है,
अथवा है भी जो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया। ठीक है, अच्छे से समझिएगा इस पॉइंट को। 6 साल से ऊपर है, किसी विद्यालय में एडमिशन नहीं लिया, या उस बच्चे ने ले भी रखा और अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाया, उसने बीच में ड्रॉप कर दिया, तब उसे उसकी उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, कि उसकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग उसे क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। इसमें सीधे तौर से दाखिला लेने वाले बच्चे के समक्ष आने के लिए उसे प्रस्तावित समय सीमा के भीतर विशेष ट्रेनिंग दी जानी होगी। तो बच्चा को जब उसको एज के अकॉर्डिंग उसको क्लास में एडमिशन दिया है, तो जो पीछे की क्लासेस उसकी छूटी हुई हैं उसको नहीं आता है, तो उसके लिए क्या है, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दे के उसको विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल्स और टीचर्स की है कि वो बच्चों को पिछली क्लासेस का पढ़ाएं और उसे सिखाएं। प्राथमिक शिक्षा हेतु दाखिला लेने वाली बच्चा या बच्ची को 14 साल की उम्र के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक मुफ्त शिक्षा प्रावधान किया जाएगा। अभी तक हम पढ़ रहे थे पॉइंट्स में कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा है, लेकिन अगर उसकी एज 14 ईयर से ज़्यादा हो गई है और उसने जो प्राइमरी एजुकेशन नहीं ली है, तो भी उसे क्या है, फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ऑप्शन पॉइंट नंबर 4 कहता है प्रवेश के लिए उम्र का साक्ष्य। अब इसमें जैसे बहुत बार हम कर रहे हैं ना, एज का डिस्कशन कर रहे हैं कि एज होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। आयु से 6 से 14 वर्ष, तो हम आयु का पता कैसे लगाएंगे, उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, किस तरह से पता लगाएंगे, तो वो सब इसमें बताया गया है। प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र का निर्धारण उसके जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण कानून उसके तहत 1956 या ऐसे ही अन्य कागजात के आधार पर किया जाएगा। उसे जारी किया गया हो, जो जिससे उसकी बर्थ की डेट पता चलती हो, तो ये सारे जो कागजात सारे बताए गए हैं ये सारे मान्य होंगे। उम्र का प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में किसी भी बच्चे को दाखिला लेने से वंचित नहीं किया जाएगा, कि उसके पास अगर किसी भी तरह का बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है बर्थ का, तो उसको क्या है, प्राइमरी एजुकेशन देने से मना नहीं कर सकते। प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्र को एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि इसने क्या है, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है एक निश्चित शिक्षक छात्र अनुपात की सिफारिश की गई है। क्या किया गया है, एक निश्चित छात्र अनुपात की सिफारिश की गई है कि इसमें कि एक शिक्षक पे कितने छात्र होने चाहिए। ठीक है, ये सिफारिश की गई। आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के लिए सभी निजी स्कूल में कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए 25% का आरक्षण है। जो बच्चे जो हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, गरीब बच्चे हैं, वो जो है उनके पेरेंट्स उन्हें प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो क्या है, उनके लिए कोटा हर स्कूल को निर्धारण करना होगा कि 25% जो है कोटा जो है वो गरीब बच्चों के लिए, उसके लिए स्कूल कोई चार्ज नहीं करेगा, उनको सारी एजुकेशन फ्री दी जाएगी प्राइवेट स्कूल्स में। शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार होगा। ठीक है, स्कूल शिक्षक को 5 वर्ष के भीतर समुचित व्यावसायिक डिग्री होनी चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री होगी उसको। स्कूल में जो टीचर्स बन गए हैं, जिनके पास उस टाइम क्या था, स्कूल्स में टीचर्स की ज्वाइनिंग हो जाती थी, उनके पास जो है प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती, तो उनको क्या है 5 वर्ष के होते वो अपनी एजुकेशन लें, टीचर एजुकेशन लें, और उनको 5 वर्ष के अंतर्गत डिग्री प्राप्त करनी है। वित्तीय बोझ राज्य और केंद्र सरकार के बीच साझा किया जाएगा। ठीक है, जो धन है, जब हम शिक्षा में इतना सुधार कर रहे हैं, शिक्षा को इतना अच्छा करना चाहते हैं और शिक्षा लागू करना चाहते हैं, तो उसमें धन का खर्च आएगा ही आएगा। तो इसमें धन के खर्च पे दोनों की जिम्मेदारी होगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इक्वल रूप से मनी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने सभी प्रमुख सचिवों को अपने पत्र में सरकारी आदेशों द्वारा सभी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने की मांग की। ठीक है, इस आयोग ने क्या किया, सभी प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया, सरकारी आदेश द्वारा जारी किया कि सभी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। मांग की उन्होंने पत्र में निम्नलिखित मांग रखी गई, उन्होंने मांग करते हुए ये मांग रखी, प्रवेश प्रक्रियाएं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप हों, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके अनुरूप प्रवेश प्रक्रिया होगी। सभी विशेष वर्गों के स्कूल तथा बिना सहायता वाले निजी स्कूलों में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए।
साथ ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को इस अधिनियम के प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं के बारे में रूपरेखा तैयार कर नोटिस जारी करनी चाहिए ताकि आसपास के बच्चे स्कूल में दाखिला ले सकें। साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर राज्य के नियमों को अंतिम रूप देने के लिए प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने मांग की थी। नवोदय विद्यालय के बारे में पूछे जाने पर, जब नवोदय विद्यालय के बारे में पूछा गया तब उन्होंने क्या कहा, जिन्हें इस अधिनियम में विशेष वर्ग का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने उल्लिखित किया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के भाग 3 में प्रावधान सभी स्कूलों पर लागू होंगे। कि उन्होंने क्या बताया कि जो उल्लेख किया गया उसमें क्या है, जो उन्होंने अधिनियम के भाग 3 में जो सारे उल्लेख किए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो सभी स्कूलों पर लागू होंगे और इसके लिए कोई अपवाद नहीं है, चाहे वो NVS नवोदय विद्यालय हो, चाहे KVS हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो। ये जो रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं 2000 RTR राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार 2009 के तहत जो बने हैं ये सभी स्कूलों पर लागू होंगे। अधिनियम के भाग 13 का प्रासंगिक प्रावधान, प्रासंगिक मतलब किस हद तक इसे लागू किया गया। प्रवेश लेने के दौरान कोई भी व्यक्ति या स्कूल किसी प्रकार का शुल्क या किसी बच्चे अथवा माता पिता या अभिभावक से किसी प्रकार की जांच नहीं होगी। तो इसके तहत क्या हुआ, अभिभावक से किसी प्रकार की जांच नहीं ले सकता है, ठीक है। कोई शुल्क नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी। कोई स्कूल या व्यक्ति सब सेक्शन 1 का उल्लंघन नहीं करेगा। कोई प्रवेश शुल्क प्राप्त करता है तो उस उल्लंघन के लिए उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है जो मांगे जाने वाले शुल्क का 10 गुना होगा। तो कोई भी प्रवेश पर क्या है, एडमिशन पर किसी भी प्रकार का चार्ज लगता है और जो नियम बनाए गए उसका उल्लंघन करता है एडमिशन के टाइम से, उसके क्या है, जितनी उसने राशि मांगी उसका 10 गुना उसके ऊपर चार्ज लगेगा, ठीक है। जितनी भी राशि मांगे, मान लो इसने 500 मांगा एडमिशन के टाइम, तो इसका 10 गुना क्या हो जाएगा, 5000 उस पर क्या लगेगा, जुर्माना। इसके तरह जो स्कूल बच्चे की जांच लेता है तो उस पर कितना है, 25,000 रुपये प्रथम उल्लंघन के लिए तथा 50,000 रुपये क्या है, 50,000 रुपये क्या है, द्वितीय उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। कि उसमें फर्स्ट टाइम में उसने अगर बच्चे की टेस्ट लेने की बात की, फिर दोबारा से उसने टेस्ट के लिए फोर्स किया, तो फर्स्ट टाइम में उसके 25,000 एंड सेकंड टाइम में 50,000 उस पर जुर्माना लगेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो, वो भी अच्छे से प्रिपेयर करें, आप भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching. Bye bye, take